नमस्कार। ये जो केस है पोस्ट कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका केस है। ये महिला 66 वर्षीय महिला है। इसका जो बेटा है वो होम्योपैथ है जो खुद इसका इलाज करता है, लेकिन जब इसको कोविड हुआ तो डॉक्टरों के अनुसार इसके जो वेन्स थी, लेग्स की वेन्स, उसमें थ्रोम्बोसिस हो गया, जिसके कारण इसको क्लॉटिंग थ्रोम्बोसिस होने से लेग्स में जब ब्लड सप्लाई नहीं रही प्रॉपर तो इसको गैंग्रीन हो गया। तो गैंग्रीन जब इलाज चला तो इसकी शुगर वुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इनको कुछ एहसास तो होता नहीं है उसके दौरान, तो इसको एहसास तक नहीं हुआ। तो डॉक्टरों के कहे अनुसार इसके पैरों की नली यानी ब्लड वेसल्स में खून के थक्के जम गए, यानी थ्रोम्बोसिस हो गया। तो रक्त प्रवाह बिल्कुल बंद हो गया, जिसके कारण इसकी टांग में गैंग्रीन बन गया और इसमें इतना इन्फेक्शन हो गया और वो बड़ी तेजी से फैल रहा था। वो तेजी से फैलते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, यानी गैंग्रीन ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए डॉक्टर ने घुटने के पास से इसकी टांग काट दी। अब उसका जख्म नहीं भर रहा था क्योंकि शुगर वगैरह इसकी बहुत हाई थी, तो वो लोग कंट्रोल कर रहे थे, दवाई से कुछ कंट्रोल भी हो रही थी, पर भर नहीं रहा था। अब जो डॉक्टरों के अनुसार इन्होंने टांग तो काट दी, पर उनके अनुसार ये जो इन्फेक्शन है वो ऊपर की वेन्स में भी है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इसकी टांग ऊपर से नहीं काटी गई, मतलब थाई जॉइंट से, तो फिर ये इन्फेक्शन सारे शरीर में फैल के इसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। तो इसलिए जब ये टांग कटने की बात आई, ऊपर से टांग कटने की, तो इसने साफ मना कर दिया कि मेरे को कुछ भी हो जाए पर मैं टांग नहीं कटवाऊंगी। और इन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज लेके ये घर वापस आ गए। तो अब क्योंकि डॉक्टर है बेटा, उन्होंने खुद इलाज किया, उससे जो इतनी डिजायर्ड प्रोग्रेस थी वो नहीं हो रही थी, तो फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। तो आगे क्योंकि ये भी ऑडियो केसेस होते हैं तो इसका ऑडियो मैं सुनवाऊंगा, ओरिजिनल ऑडियो, पर वो एडिटेड है क्योंकि उसमें नाम वगैरह आइडेंटिटी छुपानी होती है और बहुत सी फालतू गैर जरूरी बातें भी हटानी होती हैं, नहीं तो बातचीत बहुत लंबी हो जाती है। तो इस केस को ठीक करने के लिए मैंने कई दवाइयाँ दी हैं, उनका भी मैं यहाँ जिक्र करूँगा, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो डॉक्टर होम्योपैथ्स हैं, वो ये सोचते हैं कि हम एक दवाई देते हैं और चमत्कार हो जाता है और हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, रोगी ठीक हो जाता है एक ही दवाई से। ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड केस ही आपके पास आते हैं और वो एक दवाई से कभी भी ठीक होते नहीं हैं, लेकिन उनकी वो स्टेज, वर्तमान स्टेज निकल जाती है, उसमें प्रोग्रेस होती है, रोगी को सुधार होने लगता है। फिर वो जितने दिन सुधार होता है उसके बाद एक स्टेज पे आके रुक जाती है। तब हमको या तो वही दवाई रिपीट करनी पड़ती है, पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है, या कुछ नया सोचना पड़ता है। तो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ रेमेडीज में केस आगे निकलता है। कुछ सीक्वेंस चलने के बाद हो सकता है जो पहले आपने दवाइयाँ दी हैं रोगी को, फिर दोबारा उनके सिम्टम आ जाए, तो वो फिर दोबारा देनी होती है। लेकिन अब कुछ ये कहेंगे डॉक्टर लोग कि जी दोबारा उस दवाई का इंडिकेशन इसीलिए आया क्योंकि बीच में जो आपने दवाइयाँ दी थी उसमें उस समय दवाई नहीं देनी चाहिए थी, आपको वेट करना चाहिए था। तो वेट करने से वो दवाई, वो फेज अपने आप ही निकल जाती। पर ऐसे हमेशा नहीं होता है। हमको पेशेंट की जो हालत है, जो उसका टॉर्चर वो सह रहा है बीमारी के कारण, उसको भी ध्यान में रखना होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो स्टेज काफ़ी लंबे वेट एंड वॉच के बाद भी निकलती नहीं है और पेशेंट की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट इसी डर से होम्योपैथिक इलाज नहीं लेते हैं कि उनको होम्योपैथिक एग्रेवेशन तो हो जाएगा पर वो कंट्रोल नहीं होगा। तो इस स्टेज को बड़े ध्यान से समझना होता है कि ये होम्योपैथिक एग्रेवेशन है जो 4 दिन 5 दिन 6 दिन रह के निकल जाएगा, या हमको कुछ मेडिसिन दे के इसको आगे
पुल ऑन करना है, आगे ठीक करना है। तो मैंने जो रास्ता चुना उसमें इसकी हालत जितनी ख़राब थी उसके हिसाब से उस समय दवाइयाँ दी। उसके बाद फिर वापस पुरानी उसी दवाई से आगे जहाँ से हमने शुरू किया था। अगर बीच में वो दवाई ना देते तो प्रोग्रेस होना संभव नहीं था। पहले इसके बेटे ने मुझसे बात करी थी इलाज कराने के लिए, तो फिर आगे 18 दिसंबर 2020 शाम 6:30 बजे ये मेरे से बात करते हैं। रोगी बोलता है, नमस्कार, मेरे पैर मतलब टांग का अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है, तो मेरी आधी टांग कटी हुई है। अभी बाकी सब कुछ तो ठीक है, पर 8 दिनों से भूख लगती है, परंतु जैसे 1-2 टुकड़ा खाने पर ही उल्टी हो जाती है। खाना गले के अंदर नहीं जा पाता, मतलब खाना ही चबाती रहती है। वो स्वैलो करने का इसका मन नहीं होता, क्योंकि वो उल्टी सी आने को हो रही होती है, तो इसलिए वो बहुत देर में स्वैलो करती है या उलट देती है उसको। पर मैं पतली चीज़ें जैसे खिचड़ी, दलिया, दूध, चाय वगैरह तो पी लेती हूँ। जब से ऑपरेशन हुआ है तब से ऐसा ही चल रहा है। रोटी अंदर नहीं जाती है। तो मैं इससे पूछता हूँ भी क्या ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि टांग कट गई, बड़ा शॉकिंग तो होता है, तो उस लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कोई सदमा लगा है क्या? नहीं नहीं नहीं, सदमा नहीं लगा है मुझे। वो जख्म भी सूख रहा है। पता नहीं 1 हफ्ते से ऐसा क्यों हो रहा है कि खाना अंदर नहीं जा रहा। ऑपरेशन होने से पहले भी खाना नहीं खाया जाता था, पर अभी 8-10 दिनों से 1-2 कौर खाने के बाद ही उल्टी हो जाती है। मैं पूछता हूँ आपका ऑपरेशन कब हुआ था? बताती है 10 नवंबर 2020 को, मतलब अभी इसको 1 महीना 8 दिन हुए हैं ऑपरेशन हुए। तो अभी खाना नहीं खा जा रहा, तो दोबारा ऑपरेशन का कोई डर वगैरह लग रहा है क्या? क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था इसकी टांग कटेगी ऊपर से, तो इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ। तुरंत वो बड़े जोश में, नहीं नहीं डर नहीं लग रहा, डर नहीं आ रहा। तो फिर आपको समस्या कहाँ पर लग रही है? क्या सिर्फ खाने की तलाश समस्या है या कुछ और भी समस्या है? जब पैर भी पहले से ठीक होता जा रहा है तो फिर समस्या किस चीज की है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके बेटे ने मुझे बताया था हीलिंग नहीं हो रही है, आसपास की स्किन बहुत ब्लैक हो गई है, डेड हो गई है, उसको हटाना पड़ता है और हीलिंग आगे नहीं हो पा रही है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। जल्दी से कौन सी चीज ठीक हो जाए? जख्म या खाने की समस्या? मेरा मतलब ये है मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, उठने बैठने लगूं, मतलब भी मैं अपना काम खुद करने लगूं। और दूसरा, मेरा पेट साफ नहीं होता, 4-5 दिनों से लैट्रिन ही नहीं गई हूं मैं तो। अब मैं कहता हूं भाई जब आप कुछ खाओगी नहीं, पेट में कुछ होगा नहीं, तो टॉयलेट कहां से आएगा? होगी। ऐसी हालत में मेरा मन खाने को नहीं करता है, लगता है उल्टी आ जाएगी। भूख तो मुझको लगती है, पर 1-2 कौर खाओ तो उल्टी करने लगती हूं। आधी रोटी लड़की बड़ी मुश्किल से खिलाती है। दूसरी बात कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, इसका मतलब है इसका परिवार इसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। मैं पूछता हूं भी ऐसे आपको क्यों हो गया है? क्या ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां खाने की वजह से हो गया है? पहले तो मुझे काफी दवाइयां खानी पड़ती थी, पर अब तो दवाइयां भी काफी मेरी कम हो गई हैं। इसका मतलब इसको दवाई से नहीं लग रहा है। तो मतलब आपके दिमाग में कोई डर नहीं है, पर आपका बेटा तो कह रहा था कि आपका पैर और भी ऊपर से काटा जाएगा। जब मैं अस्पताल में थी तो डॉक्टर लोग कह रहे थे कि पैर और भी ऊपर से काटना पड़ेगा, पर मैं बोली कि मैं अपना पैर नहीं कटवाऊंगी। तो फिर लड़का मुझे घर ले आया, पर जब मेरे दिमाग में पैर काटने की कोई बात अब आती नहीं है, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे पैर ठीक भी होता जा रहा है। बस मुझे तो एक ही बात लगी रहती है कि मैं जल्दी सही हो जाऊं। पर पता नहीं अभी 8-10 दिनों से ऐसा क्यों होने लगा कि मुंह में रोटी रखो तो उल्टी सी आने लगती है। दलिया या कोई पतली चीज खा लेती हूं। कमजोरी बहुत आ गई है। मेरी शुगर अभी 118 है,
उसी कारण से तो मेरी टांग खराब हुई है। मैं 9-10 सालों से थायराइड की दवाई भी खाती हूँ, बीपी की भी पहले खाती थी, पर बीपी अभी ठीक हो गया है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। अब एक जरा से स्टैंजा में इसने कितनी बार कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, ये इसका मेन पार्ट। सर अभी अगस्त 2019, लगभग 1 साल पहले हमें अचानक पता चला कि मुझे शुगर रहती है। उससे पहले हमें पता ही नहीं चला कि शुगर थी या नहीं थी। हमने कभी शुगर चेक भी नहीं करवाई थी। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी पहले? नहीं नहीं, पहले मुझे थायराइड और बीपी दोनों थे। मैं 8-9 साल से दोनों की दवाई खाती थी। फिर मेरा बीपी ठीक हो गया तो डॉक्टर ने मेरी बीपी की दवाई बंद करवा दी। अब तो बस एक ही समस्या है कि खाना खाने से और देखने से भी उल्टी सी होने लगती है, और जब सब्जी और दाल की खुशबू आती है तो एकदम से उल्टी आने लगती है। तो मैं आगे पूछता हूँ, जब आपको ऐसा उल्टी जैसा होता है तो आपका मन फिर कैसे होता है, क्या करता है, क्या सोचने को करता है? मन दुखी होता है, चिड़चिड़ाता है, या कुछ और होता है? अजी बस इतना ही होता है कि मैं कब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूं। अब तो मैंने इसको कहा, भाई लड़की से बात करवाओ, शायद वहां से कुछ और सिम्टम मिल जाए, क्योंकि इसका तो एक ही दायरा लटका हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। तो जब ये टैग लाइन होती है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, तो इसलिए एकदम से जंप नहीं करना होता कैरी डिजायर टू बी फास्ट पर। उसकी पीछे भावना को समझना होता है कि क्यों जल्दी से जल्दी सही होना चाहती है वो। वहां रूब्रिक होता है, ना कि ये शब्द रूब्रिक होते हैं। तो बेटी बात करती है, जी इनका मन तो शांत है, ये केवल लेटे रहती हैं। अब उनके मन में क्या चल रहा है ये तो हमको पता नहीं, वो कुछ बताती तो है नहीं। ये पूरे दिन काम करने वाली महिला है। मतलब हमारा घर ऊपर नीचे का घर है, यानी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। तो वो दिन भर ऊपर नीचे चढ़ना उतरना इनका रहता था। पर अब ये पैर कट गया है तो उनको लगा होगा भी कुछ, अब जो भी लगा होगा मुझे तो पता नहीं क्या लगा। इनको लगता है कि ये पैचे, इनको ऐसे लगता है कि मैं पैर से लाचार हो गई हूं, इसलिए जल्दी ठीक हो जाऊं। ये लड़की की ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इनके किचन नीचे है, किचन शायद ऊपर है, घर नीचे है, कुछ ऐसा ही है। तो कभी किचन से नीचे, कभी ऊपर नीचे जाना रहता है, और सारा दिन ये ऐसे करती थी। और अब ये बिस्तर में लेटी हुई है। घर में काम करने वाली बेटी है सिर्फ, बाकी मेल मेंबर है, तो अब सारा काम तो बेटी को करना पड़ता है। तो मैं पूछता हूँ, आपको कैसे पता चलता है कि वो स्वयं को लाचार महसूस कर रही है? क्योंकि हम लोगों को इनके शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, उसको बहुत बारीकी से इवेल्युएट करना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी जानकारी सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई होम्योपैथ है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई बहुत बड़ा अफसर है तो वो आपको सही जानकारी ही देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कितना भी ऊंची पोस्ट पे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो भी आपको गलत जानकारी दे सकता है अनजाने में, क्योंकि वो जब जानकारी देता है तो उसमें उसकी अपनी भावनाएं जुड़ी होती हैं और उन्हीं के हिसाब से वो आगे बताता है। बेटी आगे बोलते हैं, जी अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी कि मैं पैर के कारण मैं ऐसी हो गई हूं। तो मैंने इनको समझाया भी घाव भरने पर अब नकली पैर लग जाएगा तो फिर आप चलने लगोगे। तो मैंने कहा तुम्हारा ऐसा समझाने से इनको कुछ तसल्ली हो जाती है क्या? हाँ तसल्ली तो हो जाती है, क्योंकि बाकी और कुछ तो ये बताती नहीं है। हम लोग हमेशा इनका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं कि इनका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ ना जाए, पर यह काम तो पॉसिबल है नहीं। जिसका पैर कटा हो उसका ध्यान अपने पैर पे ना जाए, ये तो संभव नहीं है। 2-4 मिनट के लिए तो इधर उधर जा सकता है, पर ज्यादा तो रहेगा। तो हम उनके सामने पैर की बात ही नहीं करते। तो मैं पूछता भाई इनके चेहरे के हाव भाव से, लेटने से, बैठने के अंदाज से आपको कुछ पता चलता है कि ये उदास हैं, चिड़चिड़ी हैं, निराश हैं, कैसी हैं, क्या फीलिंग होती होगी इनकी? उदास तो लगती हैं जी,
क्योंकि पैर जैसी चीज चली गई है। अब पैर जैसी चीज चली गई है तो वो मरीज की गई है, बेटे की नहीं गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान को एक ही फीलिंग आएगी पैर कटने पे। उसको पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग अलग अलग ढंग की आ सकती है। कोई डॉक्टर पे गुस्सा कर सकता है कि उसने काट दिया, कोई पुरानी बातों को सोच सकता है कि मैं क्या थी, कैसी हो गई हूँ, कोई बीमारी को गालियां निकाल सकता है, कैसा इन्फेक्शन हुआ, कोई दवाई को गालियां निकाल सकता है, किसी को फ्यूचर की चिंता हो सकती है, किसी को अपने बच्चों की हो सकती है। सबकी रिएक्शन अलग अलग होती है। तो इसलिए हमको इवेल्युएट करना है कि पेशेंट के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो बेटी बताती जी उदास तो लगती हैं क्योंकि पैर जैसी चीज चली गई है। अब लगती तो है ना इन्हें, क्योंकि पहले अपना सारा काम करती थी पर अब ये कुछ नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ लगता तो होगा। मैंने कहा आपसे कुछ मदद वगैरह मांगती हैं क्या ये? हाँ जी, अभी तो उनको टॉयलेट मैं ही साफ करती हूँ और उनको अभी कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती रहती है, इसलिए वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हैं। कल परसों से अचानक से कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही हैं। उल्टी करती हैं तो उसमें भी बलगम बहुत निकलता है, खाना कम निकलता है। आप बताइए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हाँ मेरे को अभी ऑपरेशन हुआ मेरा पैर का। हाँ हाँ। तो कटा हुआ है आधा पैर। अच्छा। तो वो ठीक है। वो अभी क्या हुआ है, सब ठीक है। हाँ। अभी 8 दिन से ना भूख लगती है। हाँ। खाना खाओ ना, हाँ। जैसे मुंह में 1-2 कॉल रखो हाँ। तो उल्टी हो जाती है। अच्छा। अंदर नहीं जाता, गले के अंदर। लिक्विड पी लेती हूँ। हाँ। लिक्विड वाला पी लेती हूँ। अच्छा। और खाना जैसे खाती हूँ ना, हाँ। तो अंदर नहीं जाता है। जब से ऑपरेशन हुआ है ना, तब से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही खाना, हमारी रोटी अंदर नहीं जाती है। अच्छा। मुंह में फेंकता है बस। हाँ हाँ। नहीं तो ऑपरेशन का मतलब ये आपको दिमाग में सदमा लग गया है क्या? नहीं सर, अब कुछ सदमा नहीं लगा है मेरे को। हाँ हाँ। सब अच्छा सब हो गया है। हाँ। और बिल्कुल ठीक भी है, वो सूख भी रहा है। हाँ। ये अभी पता नहीं क्यों 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि खाना नहीं जा रहा है। और पहले भी खाना नहीं खवाता था, जब ऑपरेशन हुआ था ना। हाँ। तब भी खाना नहीं खवाता था। मतलब ऑपरेशन होने के बाद नहीं होता था, उससे पहले? उसके पहले भी और बाद भी। अभी 8 दिन से क्या हो रहा है, जैसे भी खाना खाओ ना, 1-2 कौर मुंह में रखो तो उल्टी हो जाती है। अच्छा। हाँ। तो कि कब हुआ था ऑपरेशन आपका? ये 10 तारीख को हुआ था। इसी तारीख को 10 दिन हुए अभी? 10 नवंबर। 10 हाँ 10 नवंबर। अच्छा। तो अभी आपके दिमाग में जब ये खाना जैसे हो रहा है, नहीं खाया जा रहा, तो उसी का कुछ दोबारा डर आ रहा है क्या दिमाग में? नहीं, कोई डर नहीं आ रहा है। अच्छा। तो फिर समस्या कहाँ लग रही है आपको? जब आपको सिर्फ खाने की समस्या लग रही है, क्योंकि पैर तो आपका ठीक हो गया बता रही हो आप। हाँ, पैर ठीक हो रहा है। हाँ। पहले से। हाँ। सूख भी रहा है। मतलब जख्म भर गया है? हाँ, जख्म भरा नहीं, भर रहा है। हाँ, धीरे धीरे भर रहा है। हाँ, धीरे धीरे। ये मेरे को कोई समस्या नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ। हाँ। कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ मैं। अच्छा। ये नहीं, ठीक क्या चीज ठीक हो जाए आपकी जल्दी से? तबियत ठीक हो जाए, जल्दी से उठने लगूं। अच्छा। हाँ। मतलब खुद काम करने लगूं। हाँ, फिर अपना करने लगूं ऐसे ही। और पेट साफ नहीं हो रहा सर, 4-5 दिन हो गया है। अच्छा। हाँ। तो खाना कम खा रहे होगे ना? हाँ, खाना जा ही नहीं रहा मुंह में। मतलब अपने आप ही तो खाने का दिल भी नहीं होता होगा फिर ऐसे तो आपको? हाँ, ऐसे में खाने का मन नहीं होता कोई भी चीज। हाँ। उल्टी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। उल्टी आ जाएगी। हाँ, उल्टी का रहता है ना दिमाग में बोझा के, उल्टी आ जाएगी। अच्छा। हाँ, और भूख लगती है अंदर से। हाँ। बस वही मुंह में 1-2 कौर खाओ ना तो उल्टी करने लगो बस। कि पानी पी के खाओ फिर। अच्छा। तो पर आधी रोटी बड़ी मुश्किल से खवाती है, उसी कारण पेट भी साफ नहीं हो रहा है।
पर ऐसे क्यों हो गया? पर ये दवाइयों की वजह से हो गया? दवाइयाँ भी तो चल रही होंगी ना? हाँ, दवाइयाँ के पहले बहुत दवाइयाँ थी, अब दवाइयाँ कम हो गई है। एलोपैथी ना हाँ, पहले बहुत थी, अब कम हो गई है। दवाइयाँ कम हो गई हैं। हाँ, 2-3 दवाइयाँ हैं। मतलब आपके दिमाग में कोई डर वर अब नहीं है? कोई डर नहीं है। नहीं, तो वो तो कह रहा था कि लड़का आपका कि वो पैर और भी काटने की इरादा है उनका, कुछ क्या था, या इसी की बात कर रहे थे वो? हाँ, वो क्या था ना, अस्पताल में ना जब छुट्टी नहीं हुई थी उसके पहले हाँ, डॉक्टर बोले वहाँ पर हाँ, कि थोड़ा और काटना पड़ेगा, तो मैं बोलती कि मैं नहीं काटूंगी, हाँ, कटाऊंगी नहीं। हाँ, मैं लड़के से बोल के छुट्टी करा के घर ले आया, हम लोग घर आ गए। नहीं, तो वो बात अब खत्म हो गई ना कि भाई हाँ, वो बात नहीं है, वो दिमाग पे कोई बात नहीं है। उसकी बात दिमाग में नहीं है, आपको लग रहा है ना अब मैं सही हो गई हूँ, अब हाँ, काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो ठीक भी हो रहा है पैर। हाँ, तो मतलब उधर का डर और पैर कटने का डर नहीं है ना अब? नहीं, वो कोई डर नहीं है, बस यही है मेरे को कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। हाँ, बस भूख लगती है अंदर से। हाँ, और वही पता नहीं क्यों अभी अभी ऐसा हो रहा है 8 दिन के अंदर से कि जैसे मुंह में रखो ना ये रोटी रोटी तो उल्टी हो जाती है एकदम। हाँ, और कोई तकलीफ नहीं है। लिक्विड पी लेती हूँ, जैसे दलिया लिया है ना, हाँ, हाँ, पतला वाला पी लूंगी, ठीक है, उसमें नहीं होती उल्टी। ठीक है, ठीक है। कितना एज हो गई आपकी? कमजोरी आ गई है बहुत। उम्र कितनी हो गई? मेरा 65-66 साल है सर। और शुगर कितनी, शुगर वगैरह है? शुगर है 118, उसी कारण तो पैर खराब हुआ हाँ, मेरा। 118 है, अभी हाँ, उसकी दवाई खा रही हो? हाँ, शुगर है और थायराइड है, उसकी अच्छा, दवाई खाती हूँ। थायराइड कब से था? थायराइड हो गया 9-10 साल हो गया थायराइड। अच्छा, उसकी भी दवाई खा रही हो? वो भी अब नॉर्मल रहता है? हाँ, नॉर्मल है। बस मैं यही चाहती जल्दी से उठ नहीं, इसका जाऊं। मतलब पहले आपकी शुगर बहुत ज्यादा रहती थी क्या? नहीं सर, ये अभी क्या हुआ है, अगस्त सितंबर से अचानक पता चला हमको कि शुगर है मेरे को। हाँ, 3 महीने का निकला उसमें, जब टेस्ट हुआ ना हाँ, तो 3 महीने का निकला। 3 महीने पहले से था और उसके पहले पता नहीं चला और शुगर था ही नहीं। नहीं, नहीं, आपने चेक भी नहीं कराया होगा ना कभी? नहीं, नहीं कराई थी चेक। नहीं कराया था ना? नहीं, नहीं। ये तो जब बीमारी हुई पता लगा तो फिर आपने चेक कराया होगा। हाँ, ये सब वहाँ पे जब चेकअप हुआ ना खून का, तब पता चला कि शुगर 3 महीने से है। हाँ, हाँ। अब ये तो वार्तालाप हुआ, अब इसके जो रूब्रिक बना के मैंने दवाई दे दी, क्या रूब्रिक थे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले फॉलो अप बता देता हूँ। जब तक आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करिए कि भाई क्या हो सकता है। ये 18 दिसंबर यानी लगभग 10 दिन के बाद फोन करते हैं, सुबह 11:15 बजे। रोगी, हेलो, प्रणाम। पेट एकदम से कड़ा कड़ा हो गया है जी मेरा, लैट्रिन एकदम सख्त हो गई है। इसका मतलब उससे पहले ही कुछ ठीक चल रही थी, क्योंकि जब ये नहीं है कि मरीज फोन करता है, पहले इसका बेटा फोन करता है, वो मेरे से परमिशन लेता है, फिर वो मम्मी को कहता है कि आप डैडी उनको डॉक्टर साहब को फोन कर लो, तो फिर इस तरह से चलता है हमेशा ये। तो मैं कहता हूँ भाई तुमने खाना ठीक ढंग से नहीं खा रही हो क्या? खा रही हूँ सर, सलाद भी खा रही हूँ, रोटी दाल सब कुछ खाती हूँ। मैंने पूछा भी क्या आपने खाना काफी मात्रा यानी खाने की क्वांटिटी ज्यादा थी या नहीं थी? क्योंकि जरा सा कुछ खाना खाएगा तो उसमें आंतों का मूवमेंट नहीं होता है, तो आते इसमें जब खाना पड़ा रहता है तो वो सारा वाटर एब्जॉर्ब होके स्टूल को सॉलिड बना देता है, यानी थोड़ा सा हार्ड बना देता है, फिर आगे मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अगर हम बहुत ज्यादा सलाद खाएंगे, कच्ची चीजें खाएंगे, फाइबर्स डाइट खाएंगे, तो आंतों का मूवमेंट होगा, तो फिर आगे स्टूल चलती है जी। खाया है, पेट एकदम कड़ा और फूला फूला लग रहा है, घबराहट, पसीना वगैरह जो आ रहा था वो कैसा है आपको? पहले तो इसी के लिए ली थी ना उसने। आता है, कम आता है, और बाकी सब परेशानियां कैसी हैं? क्योंकि पहले उल्टी सी खाने वगैरह की बात थी, और बाकी सब परेशानियां कैसी हैं? वो सब ठीक है।
पर अभी आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्योंकि आवाज से पता लग ही जाता है भाई कैसी बात हो रही है। अब पेट साफ ना होने के कारण मैं रात भर सो नहीं पाई हूं। गैस बहुत बन गई है, उसके कारण कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दिमाग पर थकान हो गई है। ये लग रहा है कि कैसे पेट जल्दी से जल्दी साफ होगा। कब्ज बहुत ही ज्यादा हो गई है। अब मुझे कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा था। अब ये इसने बता तो दिया, मुझको कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी मानसिकता है, क्या दवाई बनेगी। तो ऐसे लगा जैसे महिला इस कब्ज से जो तकलीफ हो रही है उससे लड़ते लड़ते ये एकदम बिल्कुल हार गई है, पस्त हो गई है। इसलिए मैंने इसको डिस्कंसल्टेंट लेकर इग्नीशिया खाने को कहा। अब डिस्कंसल्टेंट में 2 मेडिसिन है, इग्नीशिया और ब्रोमियम। तो ये बिल्कुल नरम स्वभाव की मॉरल वाली महिला है, इसलिए ब्रोमियम को वैसे ही रूल आउट हो गई थी। तो अगर और कहा कि अगर 2 घंटे में आपको ठीक ना लगे, क्योंकि दवाई के बाद 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा समय होता है असर देखने के लिए, तो मुझसे दोबारा फ़ोन कर लेना। तो इसका डॉक्टर बेटा बोला, सर इन्होंने जब अब सलाद वगैरह खाना शुरू किया है तो मैं चाहता हूं कि शौच अपने आप होने लगे तो अच्छा है। अब कोई क्या चाहता है उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, पर मरीज क्या चाहता है वो हमें देखना होता है। तो ये अटेंडेंट जो शुभ चिंतक बने घूमते हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही होती, हालांकि होम्योपैथ हो या कोई भी हो, कि मरीज के को बात करनी चाहिए। डॉक्टर का कंसर्न मरीज से होता है, रिश्तेदारों से नहीं होता है। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई जो पूछा जाए वो जानकारी मरीजों को देनी चाहिए, रिश्तेदारों को देनी चाहिए। फिर भी मैं इसको समझाता हूँ, सलाद की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। कम से कम आधा किलो से ज़्यादा कच्ची चीज़ें पूरे दिन में खाना जरूरी होता है। सर दिक्कत यह है कि उनको भूख नहीं लगती। अब ये कौन सी सही जानकारी दे रहे हैं? पढ़ा लिखा होम्योपैथिक डॉक्टर है, माइंड मेथड पे प्रैक्टिस करता है, तब ये हाल है। जबकि रोगी कह रहा है कि उसको भूख लगना शुरू हो गया है। तो इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो अटेंडेंट है वो आपको सही जानकारी देने में सक्षम हो, क्योंकि उनमें उनकी अपनी समझ और भावना लगी होती है। ये मम्मी जी से सर बात करेंगे क्या? हाँ ये लीजिए सर, बात कीजिए, बताना मैंने। हेलो। हाँ प्रणाम। हाँ हाँ बोलो। ये पेट में एकदम कड़ा कड़ा हो गया है मेरा। पेट में कड़ा कड़ा हो गया है? हाँ, और प्लेटिंग एकदम कड़ी हो रही है। कुछ खाया पिया नहीं आपने क्या? खा रही हूँ सर, सलाद खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, दाल, हाँ। सभी चीज खा। काफी सारा क्वांटिटी में खाया नहीं? जी। अच्छा, कड़ा मतलब पेट सख्त लग रहा है आपको? हाँ, फूला फूला लगता है एकदम। फूला फूला लग रहा है। हाँ। और घबराहट पसीना जो आ रहा था आपको? हाँ, वो ना आता है, कम आता है। अच्छा, और जो परेशानी महसूस कर रहे थे आपको सब कैसा है? वो सब ठीक है सर। अभी आप इतना उदास दुखी से नजर आ रहे हो, क्या बात है? ये क्या है ना, पेट नहीं हो रहा साफ, ना रात भर सोई नहीं हूँ। हाँ। गैस एकदम बंद है एकदम। हाँ। तो उससे मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा, मतलब थकान हो गई है दिमाग पे? हाँ, थकान या ये लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं? हाँ। तो ये हो गया। उसके बाद उसी दिन शाम को 6 बजे फिर दोबारा फोन करते हैं। तो मतलब इग्नेशिया खिलाने के लगभग 7 घंटे बाद सर मम्मी, बेटी फोन करती है, सर मम्मी को उस दवाई से आराम तो हुआ नहीं, उनकी तकलीफ तो वैसे ही बनी हुई है। तो मेरे को भी थोड़ा डाउट था कि इग्नेशिया से आराम होगा नहीं, पर वो क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, इग्नेशिया ही लगी, तो मैंने उस टाइम इसे जल्दबाजी में प्रिस्क्राइब करी थी। तो मैंने कहा कुछ खाना नहीं खाती हैं क्या? वो खा रही हैं सर, 1 रोटी, दाल का पानी, सलाद वगैरह। तो 1 रोटी दाल के पानी से
मोशन नहीं आता है, ये हम लोगों को समझ नहीं आती है, मरीज को जानकारी होती नहीं है। उनको तो लगता है मुझको डेली साफ आना चाहिए, पर आ नहीं सकता, ये संभव नहीं है। आंतों को मूवमेंट देने के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फूड अंदर होना चाहिए। उसका जो प्रेशर क्रिएट करता है आंतों पे, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंतों को देता है, तब खाना अंदर सरकता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है उससे स्टूल बनता है। तो जब क्वांटिटी कम होगी तो आंतों का मूवमेंट नहीं होगा, ना तो खाना हजम होगा प्रॉपरली और ना ही स्टूल प्रॉपर आएगी। जब नहीं आएगी तो पेट में पड़े पड़े वो उसका पानी एब्जॉर्ब होगा तो वो सख्त हो जाएगी, फिर किसी हालत में नहीं आएगी। इसलिए बहुत कम खाना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। प्रॉपर बॉडी के हिसाब से संतुलित खाना खाना चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। अब मैंने कहा भी वो तो उल्टी की शिकायत बताया करती थी पहले, मुझको याद आ गया था। वो तो पहले होती थी सर, उस समय तो अब आराम है। मतलब अगर 10 कौर खाए तो उनमें से केवल एक बार हल्की सी उबकाई आ सकती है। पहले तो वो कुछ भी नहीं खा पाती थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा आराम है। लेकिन लैट्रिन इतनी सख्त हो गई है कि निकल नहीं पा रही है। यही मैं समझा रहा हूँ उनको, पर समझ नहीं आएगी इनको, किसी को भी नहीं आती है। क्योंकि हमारे समाज में, हिंदुओं के जो हिंदुस्तानी समाज है, उसमें ये सोचा जाता है कि सुबह उठते ही टॉयलेट जाओ, चाहे आपने 10 दिन से ना खाया हो। कुछ चीज़ें समझते नहीं, हम लोग एक रूटीन बना रखा है। ये जिसके भी बंदे को आप बात करो, मेरा पेट साफ नहीं होता, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है हम लोगों के लिए बजाय पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम के। तो मैंने उनको लैक्सेटिव क्रामाफिन खाने की सलाह दी, ताकि एक बार लैट्रिन थोड़ा मुलायम हो जाए तो आसानी से आ जाएगी। क्योंकि जब बहुत समय से खाना नहीं खाया तो इसलिए लैट्रिन सख्त हो गई है। तो फिर वो तुरंत जवाब देती है, सर हमने परसों इनको एनीमा लगाया था तो पेट साफ हो गया था, इसके बाद आज फिर वही तकलीफ बनी हुई है। तो सीधा मतलब है कि खाना वाना थोड़ा सा खाना चाहिए। तो कम खाने से और कम पानी पीने के कारण लैट्रिन सख्त हो गई है, इसलिए आंतों की गति यानी मूवमेंट कम हो जाता है, पानी पूरी तरह से सूख जाता है, इसलिए लैट्रिन सख्त हो जाती है। सारा दिन लेटे रहती है, इस कारण से भी ये समस्या बनी हुई है। बेटी कहती है सर कमजोरी इतनी ज़्यादा है कि वो बैठ ही नहीं पाती है, और होम्योपैथी की क्या दवाई दे सर? सर वो मम्मी को आराम तो हुआ नहीं है उस मेडिसिन से। कौन सा, कब्ज का? जी जी, कब्ज का। कब्ज का तो हाँ, तो आराम नहीं हुआ है सर। वो तो मतलब अभी वैसी तकलीफ बनी हुई है मम्मी की भी। कुछ खाना पीना मतलब बिल्कुल नहीं खा रही है? नहीं खा रही है सर, एक रोटी सलाद वगैरह और दाल का पानी, आधा गिलास दाल का पानी वगैरह पी। वो कह रही थी ना मेरे को मुंह में उल्टी आती है, क्या कुछ कह रही थी सर? नहीं अभी नहीं हो रही है सर। अच्छा। अभी पहले से उसमें आराम है। हाँ। वो नहीं होता है, मतलब जैसे 10 कौर खाई तो एक आध बार बस थोड़ी सी उबकाई आ जाती, नहीं तो पहले तो बहुत आती थी कि खा ही नहीं पाती थी ऐसा। हाँ, हाँ। तो उसमें तो बहुत आराम है सर। लेकिन ये है कि मतलब मोशन नहीं हो रहा है उनको, इतना हार्ड हो रहा है मोशन कि निकल नहीं पा रहा है, ऐसा हुआ है। मोशन बहुत हार्ड हो रहा है उनको। तो उनको ना क्रामाफिन वगैरह जो एलोपैथी की आती है ना, एक बार वो दे दो। क्रेमोफिन? हाँ जी, एलोपैथिक की दस्त लगाने के लिए होती है। जी जी। क्योंकि इन्होंने शुरू से बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं होगा, सलाद कम खाया होगा ना, तो हार्ड हो गई है। जी जी, तो क्रेमोफिन। हाँ। वो लगाए थे सर। वो क्या लगाए थे मतलब एनिमा लगाए थे हम लोग एक बार परसों। हाँ। तो उससे हुई थी, उस दिन तो पेट साफ हो गया था। उस दिन तो हो गया। हाँ, उसके बाद फिर ये आज और हाँ। कल फिर वही तकलीफ बनी हुई है। नहीं, वो क्वांटिटी कम होती है, पानी कम पिया होगा। जी जी। उससे फिर ये चीजें हो जाती हैं। जी जी। और थोड़ा चलती नहीं होंगी। हाँ, अभी तो चल ही नहीं पा रही है सर। वीकनेस इतनी है कि बैठ भी नहीं पाती ना। लेटे फिर वो हो जाता है ना। जी 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 सर। तो ये हाँ, उससे धीरे मतलब उसको देख लेना। अभी पहले 1 चम्मच शुरू करना, नहीं होता है नेक्स्ट डे थोड़ा ज्यादा लेना, 1.25 चम्मच 1.5 चम्मच ऐसे ही, क्योंकि ऐसा ना हो 10 लग जाए तो बार बार जाना पड़े। जी सर। और होम्योपैथी में?
अभी नहीं दे रहे। होम्योपैथी में तो साइलिशिया दो, सॉरी कैलकेरिया कार्ब देना है। पहले क्या कालीब्रोम दिया था ना शायद पहले हमने, एग्रीशिया करके ऐसा कुछ बता रहा था। इग्नेशिया। तो मैंने उसको कहा कि आप अभी कैलकेरिया कार्ब 200 की एक खुराक दे दें। समझ चुका था उसकी स्थिति, तो मैंने जो रूब्रिक लिए वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। फियर, सफरिंग ऑफ, एंग्विश, पेन फ्रॉम एब्डोमेन इन, एंग्जाइटी, पेन फ्रॉम द एब्डोमेन, और इंडिफरेंस, रिकवरी अबाउट इट। तो इनको समझते हैं क्या। एंग्विश माने बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानी, मन में बहुत ज़्यादा कष्ट, दुख का एहसास होना। एब्डोमेन क्या होता है? आमतौर पे एब्डोमेन को हम पेट कह देते हैं। शरीर का वो भाग जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, परंतु आम बोलचाल की भाषा में एब्डोमेन को ही हम लोग पेट कहते हैं। जैसे मुहावरा है कि इसके पेट में तो कोई बात पचती नहीं है। मतलब है जब तक वो बात वो दूसरों को ना बता दे तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि वह कुछ भी अपने अंदर रख नहीं सकती है। कहने का अर्थ है कि उसकी सहने की क्षमता बहुत कम होती है। वह इस बोझ को, मतलब प्रायः ये डायलॉग चुगली आदि के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है, इस बोझ को अपने शरीर से हटाकर, मतलब बोलकर, किसी ओर से निकाल कर ही शांति से बैठ पाती है। इसका एक अन्य रूब्रिक है एंग्जाइटी, फ्लेटस, इमिशन ऑफ एम्लोरेट। मतलब फ्लेटस भी गुदा से निकलने वाली गंदी गैस होती है। अगर ये ना निकले, मतलब कोई भी गलत बात ना निकले, तो उसको चैन नहीं पड़ता है, मतलब कि परेशानी होती रहती है। तो इसी का सूक्ष्म रूप है कि वह जरा सी भी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कैलकेरिया परेशानियों से बहुत घबराता है, फियर, सफरिंग ऑफ। इसी कारण से वह अपने कष्टों को बहुत जल्दी हटा देना चाहता है। इस भावना को दर्शाने वाले अनेकों रूब्रिक हैं कैलकेरिया कार्ब के डिस्क्रिप्शन में, परंतु यहाँ पर कैलकेरिया के थीम का वर्णन किया जा रहा है और इस थीम के आधार पर ही इस दवाई का चुनाव किया गया था और रोगी के लिए सटीक दवाई साबित भी हुई। जैसे कैलकेरिया कार्ब डेल्यूजन, वेल्थ, इमेजिनेशन ऑफ इस रूब्रिक में पड़ी है। तो यानी वो स्वयं को हर प्रकार से भरा पूरा समझता है। अपनी इन जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई कमी उसको महसूस नहीं होती है और वो अपने इस ऐश्वर्य का रौब दूसरे लोगों पर झाड़ता भी रहता है। तो उसको जब तक मजा ही नहीं आता, जब तक कि दूसरों पे उसका रौब ना पड़े, यानी दूसरे लोग उसको बड़ा आदमी ना समझे, तब तक उसको मजा नहीं आता है। तो इसलिए क्या करेगा, वो हर तरीके अपनाएगा इसको दिखाने के लिए। तो रूब्रिक है बोस्टर, ब्रेगार्ड, स्क्वेंडर्स टू शो हिमसेल्फ रिच। तो इनके लिए वह अपने परिवार, खानदान, ऊंचे लोगों से संबंधों का प्रदर्शन दूसरों के सामने वो करता रहता है कि मेरा खानदान ऐसा है, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, हमारे यहाँ इतने महल हैं, इतने मकान हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरा फलाने से संबंध है, वगैरह वगैरह। तो अगर उसको स्वयं में जरा भी कोई कमी महसूस होने लगे तो वह एकदम से सतर्क हो जाता है। स्टार्टर नीडल एट द प्रिक ऑफ। तो और उस कमी को दूर करने का फिर ये प्रयास करने लगता है कि जिसके कारण उसको लगा कि मैं तो अब गया, मेरी जिंदगी में परेशानी शुरू हो सकती है, तो उस कॉज को हटाने के लिए फिर वो काम करना शुरू करता है। एंग्जाइटी, वर्क, एंग्जाइटी विद इंक्लिनेशन टू वर्क, और अपनी खोई हुई अवस्था को पुनः पाने का प्रयास करने लगता है। वो नहीं चाहता कि लोगों को उसकी इस मामूली सी कमी के बारे में भी जरा सा एहसास हो, यानी सामने उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो हर हालत में इसको छुपाना चाहता है। फियर, कंफ्यूजन दैट पीपल वुड ऑब्जर्व हर एंड फियर शैडो ऑफ इट ओन। अपनी परछाई तक से डरने का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से डरता है, बल्कि ये है कि उसकी अपनी जरा सी भी कमी दुनिया के सामने ना आए, एक रिच, एक अच्छी, एक उच्च क्वालिटी की छवि लोगों के सामने आए। इस प्रकार सारे रूब्रिकों का सूक्ष्म के अध्ययन करने से हम औषधि की प्रकृति को समझ जाते हैं और रोगी की हर परिस्थिति में आसानी से पहचान सकते हैं। इनडिफरेंस, रिकवरी टू, ये एक और रूब्रिक था उसमें।
जब तक ये अच्छी अवस्था में है तो कुछ भी खो गया उसकी वापसी प्राप्ति की तरफ उसका ध्यान नहीं देता। मान लो किसी के पास 1000 रुपए हैं, उसके 2 रुपए खो गए, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत है, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा उसको। पर जब एक लेवल से नीचे गिर जाएगा तब उसको लगेगा कि अरे ये तो मैं डाउन जा रहा हूँ, वहां फिर ये रिकवरी की शुरुआत कर देता है। जब खोने का स्तर इतना अधिक हो जाए कि उसको लगने लगे कि अब परेशानी शुरू हो सकती है, तभी वह उसके को दूर करने का प्रयास करता है। इस महिला को कब्ज के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसीलिए कब्ज पहले हटाना चाहती है। अब ये अपनी टांग का और जख्म आदि का, उल्टी का बिल्कुल बात तक नहीं करी है। इसका मतलब इसका उधर ध्यान नहीं है, सिर्फ कब्ज पर है। जो समस्या ज़्यादा विकराल रूप ले रही होती है उसकी तरफ रोगी का ध्यान हमेशा होता है, और कैलकेरिया का तो खास तौर से होता है। तो ये 4 जनवरी 2021 शाम 6:45 बजे फ़ोन करते हैं, मतलब लगभग 5-6 दिन के बाद बेटा फ़ोन करता है। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मम्मी को लैट्रिन अच्छे से होने लगी है, मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी के प्रति सकारात्मकता आ जाए तो फिर अच्छा हो। तो ये क्या चाहता है, इससे कुछ मतलब नहीं होता है डॉक्टर को। तो मैं पूछता हूँ भी क्या दिक्कत आ रही है। उनको घबराहट होती थी, पसीना आता था, वो सब कैसा है। वो 2-3 दिन लगातार आया था और आज सुबह 11:30 बजे भी आया था। मैंने कैलकेरिया कार्ब 200 दोबारा दे दिया था, यानी 1 जनवरी को दोबारा दे दिया था। हालांकि मैंने ये मना कर रखा होता है लोगों से, आप इंटरफियर मत करिए, पर फिर भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो या सामान्य मरीज हो, अगर उसको नाम पता लग गया तो वो सारी पोटेंसी खिला के ही हमारे पास लौटता है और केस को खराब कर देते हैं। इसलिए दवाई बताना रोगी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो होम्योपैथ हो चाहे आम जनता हो। तो ये कहते हुए मेरा मुख्य कंसर्न तो उनके जख्म के ठीक होने को लेकर है। पहले से तो डेड स्किन काफी हट गई है, पर मैं जो देखता हूँ खुद से उठकर वो नहीं बैठना चाहती हैं, ये बेटा बता रहा है। कमजोरी भी है, मुझे लग रहा है कि ये गलत जानकारी दे रहा है। हम लोगों को रोगी के आसपास के लोगों से मिलने वाली जानकारी को बहुत ही सतर्कता से मूल्यांकन करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है, बेटा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो सही जानकारी देने में सक्षम ही होगा। अब लोग बाग जब कुछ सूचना देते हैं तो उस सूचना में उनकी अपनी व्यक्तिगत समझ भी मिली होती है, अपनी व्यक्तिगत चिंताएं, कंसर्न मिले होते हैं, तो इसलिए ये सूचनाएं 100% सही नहीं होती हैं। मैं इसलिए फोन किया था कि वो तो सर लैट्रिन वगैरह साफ होना शुरू हो गया है। नहीं, नंबर कहना ये है सर कि थोड़ा सर मतलब जो लाइफ के प्रति सर जो आना चाहिए ना पॉजिटिविटी, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए सर। नहीं मतलब कब जब कैसे कुछ उन्होंने क्या घबराहट, पसीना आता था और कई बातें थी ना उनकी। हाँ सर, वो तो अभी सर 2 दिन कंटिन्यू आया था और 11:30 बजे के आसपास आया था सर वो। तो मैंने कैलकेरिया कार्ब रिपीट किया था फ्राइडे को। मतलब मैंने कैलकेरिया दे रखी है ना इनको। हाँ सर, कैलकेरिया कार्ब पहले स्टामोनियम दिया था आपने। हाँ। फिर इग्नेशिया दिया, इग्नेशिया से पेट साफ नहीं हुआ तो फिर कैलकेरिया कार्ब से दिया तो फिर उससे पेट साफ होना शुरू हो गया। ठीक। तो सर मेरा यही करके है सर, क्या अपना मेन कंसर्न सर हीलिंग का है। हाँ वो क्या। फिर 4 जनवरी को शाम 6:45 बजे बेटे के फोन करने के लगभग 1 घंटे बाद अब मरीज कर रहा है। मतलब इसकी क्या यूटिलिटी हुई मुझे समझ नहीं आया जो बेटे ने किया। ये नॉर्मल तरीका है मरीजों का, पहले एक बंदा बात करेगा, वो अपनी सारी कहानी सुनाएगा मरीज की, फिर दूसरा करेगा, फिर रोगी 2 मिनट बात करेगा, इनकी बात में 15 मिनट निकल जाएगा। अगर इनको समझाने की कोशिश करो ये जरूरत नहीं है, मरीज से बात कराओ, तो इनके लगता है कि डॉक्टर रूड है। रूड नहीं है, ये हमारी जो हिंदुस्तानी संप्रदाय है, एक झूठी सिंपैथी दिखाने की। ये सिंपैथी 100% झूठी होती है, इसमें कुछ होना जाना कुछ नहीं होता। अगर उनको जरा भी कुछ करना पड़ जाए रोगी का तो फिर उनकी हालत खराब हो जाती है। ये हमारे हिंदुस्तान में बड़ा कॉमन है, जब आप बीमार होते हैं तो सारा हिंदुस्तान आपको सलाह देने के लिए आ जाता है। ये सलाह देना आपकी हत्या करने जैसा होता है। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, सलाह नहीं लेनी चाहिए किसी से भी।
आप हो, आपका डॉक्टर है, दोनों का बीच का संबंध है। आप सिर्फ उससे बात करो और केवल अपने डॉक्टर पर निर्भर रहो, ना कि अपने किसी भी नज़दीकी से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी डॉक्टरों के साथ क्या रिश्ता आपका होता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। रोगी, हेलो नमस्ते सर, पहले से तो मैं बहुत ठीक हूँ, अभी बेटे ने कहा था वो ठीक नहीं है, जबकि 1 घंटा पहले ही इसके होम्योपैथ बेटे ने कहा कि जीवन के प्रति वो उत्साहित नहीं है। वो कह रहे आगे, जब मैं सुबह खाना खाती हूँ तो उसी समय थोड़ी सी उल्टी होती है, बस। इसका मतलब है बाकी समय ठीक रहती है और अपनी प्रगति से वो संतुष्ट है, पर बाद में तो मैं खाना खा लेती हूँ, जूस वगैरह भी पी लेती हूँ। पहले से तो बहुत फायदा है, बस थोड़ी सी कमजोरी लगती है। ऐसी नहीं बताइए कि कमजोरी के मारे वो मरी जा रही है, ऐसा नहीं है। मैं पूछता हूँ भी आपकी टांग कटने की कोई समस्या थी, वो कैसी है? सर वो तो पहले से बहुत सूख गया है। आप, मैंने कहा थोड़ा बहुत सहारा लेकर चलती हो क्या? चल नहीं पाती हूँ सर, पर अब मैं 15-20 मिनट बैठ पाती हूँ। खाने की खुराक भी बढ़ गई है, अब मैं सब कुछ खाती हूँ। तो मैंने कहा भाई अभी कैलकेरिया का आप 200 की एक खुराक और दे दो, क्योंकि अभी इसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। एक मिनट, मम्मी ये बात कर। हाँ बताओ। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ पहले से बहुत ठीक है मेरे को। जैसे क्या क्या ठीक है? जैसे क्या कहते, खाना लिक्विड पी लेती, रोटी बार खाने में ना 1-2 और खाती हूँ ना शुरू में रोटी, उसी में उल्टी होती है बस। अच्छा। बकाया, हाँ बस बकाया ना खा लेती हूँ बाद में रोटी। हाँ है ना, और गिरा खिला जाता है, जूस सब पी लेती हूँ। हाँ हाँ। और पेट भी साफ हो रहा है, पहले से बहुत फायदा है, बस थोड़ा वीकनेस है बहुत। नहीं तो आपका वो जो कुछ और था ना, आपको तो जी टांग का था ना कुछ गड़बड़? हाँ, पैर का ना सूख रहा है बहुत सर। अभी धीरे धीरे जख्म आपके सही हो रहे हैं या खराब होते जा रहे हैं? नहीं, पहले से बहुत सूख गया है, 50% सूख गया है वो। अच्छा, तो पर आप कुछ उठ के चलती फिरती हो थोड़ा बहुत? नहीं सहारा वारा लेके किसी तरह से? नहीं चल नहीं पाती सर, कमजोरी है ना, बैठ जाती हूँ बहुत देर, मैंने 15-20 मिनट ना। तो ये 25 जनवरी यानी फिर लगभग 20-22 दिन के बाद शाम को फोन करते हैं, सर मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, खाना भी खा रही हूँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जख्म बहुत भर गया है। एलोपैथिक डॉक्टरों को हम फोटो भेजते हैं तो वो भी कहते हैं कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, पहले से तो मेरी खुराक भी बढ़ गई। अब ये जोश में उछल कर बता रही है और रिश्तेदार बता रहे हैं कि उसको प्रोग्रेस नहीं है। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी, पहले से मैं बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, खाना भी खा रही हूँ, सब ठीक है बिल्कुल। अच्छा, नहीं हाँ। जख्म का क्या कह रहे थे आप? जख्म तो बहुत भारी भर रहा है सर। जख्म भर रहे हैं? हाँ 70% भर गया है। अच्छा, डॉक्टर को भी दिखाया है कभी? नहीं अभी सर नहीं दिखा है, फरवरी में ले जाएंगे दिखाने को। वो क्या कहते हैं, मतलब सर उनको पिक्चर फोटो वोटो भेज? हाँ फोटो तो भेजते हैं, वो भी बोले हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो, बहुत ठीक हो रहा है। हाँ। ऐसा करके। हाँ तो फिर समस्या क्या है? अभी थोड़ा क्या है ना सर, यहाँ से हमारे घर है थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है ना, तो जाने में थोड़ा तकलीफ हो जाती है। तो तुम नीचे कैसे जाती हो? तुम्हारे तो दोनों पैरों में, एक पैर में? एक पैर में सर। दूसरी टांग से चली जाती हो आप? जी सीढ़ियाँ उतर जाती हो? नहीं, ऊपर में, नीचे ही में हूँ मैं। हाँ। जो क्या है हमारे अंदर में है ना, थोड़ा नीचे वाला भाग है, 2 जने उठा के ले जाएंगे ना तब कोई होगा, 3-4 जने। अच्छा, बिल्कुल फ्लैट नहीं है? हाँ फ्लैट नहीं है, नीचे है फर्श? हाँ ऊपर नीचे है थोड़ा। अच्छा, तो हाँ। तो तुम फिर पैदल चल के जाती हो सहारा लेके या व्हील चेयर ले रखी है? अभी किसी में नहीं जा रही सर, उठ के बैठ जाती हूँ मैं पलंग में। हाँ। है ना, अभी चल नहीं पा रही हूँ। हाँ। हाँ तो अभी लड़का बोला है कि वीवो लेके आऊंगा, मैं वॉकर लेके आऊंगा, तो उसमें चलना बोले। वॉकर या व्हील चेयर? नहीं क्या बोलो। फिर 15 फरवरी को मेरे से बात होती है, सर मुझे अभी सब ठीक लग रहा है, मुझे कल से सर्दी लग रही है और शाम 6 बजे
छींकें काफ़ी आ रही थी, बुखार बुखार सा लग रहा था, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, कल से तो नाक से पानी बह रहा है, छींक आ रही है, जब भी मौसम बदलता है तो मुझको ऐसा लगता है। तो मैंने कहा अभी आप कोई दवाई मत लो, जुकाम 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बात करते। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ। सर नमस्कार। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं क्या है ना, मेरे को अभी सब ठीक लग रहा है। हाँ। अभी ना कल से ना बहुत सर्दी लग रही है एकदम। सर्दी माने जुकाम? हाँ, जुकाम बहुत लग रहा है। हाँ। और रात भर छींक आई है, दिन में भी आई है। हाँ हाँ। और हरारत लग रहा है, जैसे मैंने बुखार। हेलो। हाँ हाँ, जुकाम लग रहा है बस कल से। हाँ हाँ, कल से जुकाम लग रहा है। हाँ। और सर बाल है ना खूब झड़ रहे हैं मेरे। बाल तो फिर आपकी कोई दवाई चल रही होगी ऐसी, या तेल वेल लगाते हो बालों में? दवाई कोई नहीं चल रही मेरी। हाँ। सिर्फ एक तो थायराइड की दवाई मैं खाती हूँ और उसकी शुगर की बस। अभी कंट्रोल है वो सब? हाँ, सब कंट्रोल है सर, सब ठीक है वो। अच्छा। हाँ। और कब से ना बहुत सर्दी लग रही है एकदम। तो सर्दी में नाक से पानी आ रहा है और भी कहीं आ रहा है? हाँ, पानी जैसे नाक है एकदम। पानी जैसे छींके वीके कुछ? छींक भी आती है। तो क्या मन होता, ये पहले भी होता रहता है अक्सर, आज ही इसी बार हुआ है? नहीं सर, ये मौसम जैसे बदलता है ना। हाँ। तो तुरंत असर होता है। जैसे अभी मौसम थोड़ा कुछ सर्द गर्म का हो रहा है ना। हाँ। तो तुरंत हो जाता है सर, सर्दी लगने लगेगी। अच्छा। हाँ। वो तुम्हारी टांग कैसी है? और ठीक है सर, बहुत भर गया है वो। उसकी पिक्चर भेज देना मेरे को, फिर फोटो खींच के। हाँ ठीक है ना, बोलूंगी भैया को। हाँ हाँ। हाँ। तो भर गया है ना जख्म अब आपका? हाँ, बहुत बिल्कुल छोटा सा बच्चा है सर। ये बात कर लीजिए बेटी से। हाँ हाँ। अगर ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे तो अलग बात है, बर्दाश्त हो रहा है नहीं हो रहा है ये पूछो। बर्दाश्त हो रहा है, सर्दी सह ले रही है। या एक आध दिन सह सकती है इसको ये? एक आध दिन सह सकती हूँ, सह लूंगी बोल रही। बस तो फिर अभी मत करो कुछ भी दवाई। यही दवाई चलने दो जो हाँ पहले चलती। हाँ हाँ हाँ, अभी कोई दवाई नहीं, मतलब नहीं। एलोपैथी में तो वही चल रही है सर, जो शुगर की, थायराइड। हाँ वो तो सर वो तो चलनी है ना, उसका तो कोई इलाज नहीं है। जी जी जी। हाँ। बाकी अभी जुकाम के लिए कुछ और नई दवाई मत लो, 1-2 दिन इसको देख लो। जी जी। ठीक है जी जी। ताकि कुछ पता। फिर 5 तारीख को लगभग 18 दिन के बाद दोपहर को 12:30 बजे फोन करते हैं। हेलो, प्रणाम सर, सिर दर्द हो रहा है जी, हाथ पैर में और चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, खुजली सी लग रही है, पैर का जख्म जैसे ठीक होता जा रहा है वैसे वैसे काटता है सर, छोटे छोटे पानी के दाने हैं, उनमें कुछ रिच नहीं रहा, पर जख्म में कटिंग पेन होता है, पर सहने लायक है, अभी बीपी भी ठीक हो गया है। तो अभी तो मैंने इसको रूटीन दवाई ही खाने को कहा है। हेलो, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ। हाँ बताओ। सिर दर्द कर रहा है और सिर में दर्द हो रहा है मेरा। अच्छा, कब से? ये अभी आज हुआ, 1-2 दिन और पहले हुआ था। हाँ। ना हाथ में और गाल में ना थोड़े दाने दाने निकल गए, तो असला खुजली जैसे लग रहा है। हाँ हाँ। और पैर ना थोड़ा लौकता है, जो पैर ठीक हो रहा है ना। हाँ। ऐसा माने काटता है जैसे, ऐसा है। काटता है? हाँ, बकाया सब ठीक है सर। अच्छा, जख्म आपका काफी ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा। बहुत घाव ना बहुत ठीक हो गया पहले से। अच्छा। हाँ, बोलो, पहले बात कर ले, बस नहीं, बात कर लीजिए, हो गया ना, बात कर लीजिए सर। हाँ हाँ तो अभी तो ये दाने एलर्जी कैसे है तुम्हें देखें, फर्स्ट वाले हैं क्या है? नहीं सर, बस वो वेस्टिबुलर इरप्शन है, कोई डिस्चार्ज उसमें नहीं है। तो फिर उससे मतलब क्या परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि उनको जो दर्द और घाव वाले दर्द के स्थान पे ना कटिंग वाला पेन होता है और खुजली होती है, मतलब जख्म पे। तो अब रूब्रिक हम लेते हैं इनके, डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के रूब्रिक हैं। जब मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में रूब्रिक समझाऊंगा, उस समय मैंने इसको स्ट्रामोनियम दी थी पहले केस में। तो यानी स्ट्रामोनियम और फिर इग्निशिया जो गलत थी, फिर कैलकेरिया कार जो सही थी, ये कैलकेरिया कार पे चलती रही। उसके बहुत दिनों बाद जब इसका दोबारा फ़ोन आता है
तो फिर इसको ये फ़ोन आता है इसका 26 मई 2021 को सुबह 9 बजे। तो फिर दोबारा स्टमोनियम दी गई। तो इसके रूब्रिक थे डेल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड। अब इस ग्रुप में इंजरी को समझाना तो कोई यूटिलिटी है नहीं, आप सबको मालूम होगा। तो वैसे भी मैंने इसका वीडियो बना रखा है, लोग उसे यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। अब ये महिला स्वयं को परेशान महसूस करती है, उसकी ये हालत हो गई है कि वो चल फिर नहीं पा रही। ये पहले फर्स्ट डे की जो वार्तालाप है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब ये मैंने जानबूझ के इन रूब्रिकों को पीछे रखा है ताकि आप कुछ देर तक अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सको, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये बोलते हैं कि हमको दवाई और रूब्रिक मत बताया करो, लास्ट में बताओ ताकि हम कुछ मेहनत कर सकें। तो ये उसी का एक एक्सपेरिमेंट है। तो जो सामान्य हल करने की चलने फिरने की शक्ति थी वो अब नहीं है, तो इसलिए इंजरी है। हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ, अपने आप को अब वो ऐसा महसूस करती है कि अब वो जो सब कुछ काम करती थी पहले, ऊपर नीचे के 10 चक्कर दिन में लगाती थी, अब तो वो बिस्तर में ही पड़ी रहती है। उठने बैठने की शक्ति भी नहीं रही है उसमें अंदर। मतलब कि वो बिस्तर में पड़े रहना नहीं चाहती है, पर मजबूरी में पड़ी हुई है। दूसरों को सहारा लेना पड़ रहा है, जैसे बेटी सारी मदद करती है। तीसरा रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर। ये उसकी वर्तमान अवस्था उसको बोझिल लग रही है। जब वो चलती रहती थी तो प्रसन्न रहती थी, परंतु जब से टांग कटी है तब से उसका जीवन बोझिल हो गया है। स्वस्थ होकर वह फिर से अपना आत्मनिर्भरता वाला जीवन जीना चाहती है। ये लाइट डिजायर है, ताकि वो उसमें तो मजे थे, अब टांग कटने के बाद तो मजे नहीं है। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर, ये इसका रूब्रिक है, ना कि कैरिड फास्ट इसका रूब्रिक है। दूसरों के कंधों पर सवार होकर अपने गंतव्य स्थान पर चले जाना चाहती है। मतलब स्वयं की इच्छा पूर्ति कराना चाहती है, परंतु वो सब कुछ नहीं करना चाहती, खुद कुछ नहीं करना चाहती है। इसी कारण में ऐसे लोगों पर निरंतर दबाव बनाकर रखती है, जो लोग उसकी इस इच्छा है, ये आवश्यकता नहीं है, जो लोग इसकी इच्छा या इसकी इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए यह उन लोगों को बार बार टोकती रहती है कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। यह महिला भी पहले वाली स्वस्थ अवस्था तक जाना चाहती है, मतलब अपनी पुरानी पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था को पाना चाहती है। जब तक इसकी टांग नहीं कटी थी, जब ये बीमार नहीं हुई थी, उस अवस्था की बात कर रहा हूँ। इसलिए वह बार बार एक वाक्य दोहरा रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। ये कैरियर फास्ट नहीं है। इस रूब्रिक का व्यक्ति जल्दी से जल्दी दूसरों की मदद से अपनी इच्छित अवस्था में चले जाना चाहता है, उसको पाना चाहता है। यह जल्दी उसको किसी कारण से रहती है, जो डिजायर फास्ट है। यहाँ कारण नहीं होता है जो ये बता रही है शोल्डर वाले में। वर्तमान अवस्था में कोई परेशानी या खतरा महसूस हो रहा होता है, इसलिए ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी मैं इस स्थिति से, खराब स्थिति से निकल जाऊं। परंतु कैरिड ओवर शोल्डर में ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि इस वर्तमान अवस्था में उसको अच्छा नहीं लगता है और वह सबको टोकता रहता है कि वह जल्दी सही होना चाहता है। जैसे महिला हर वाक्य के अंत में बोलती रहती है कि बस मैं जल्दी से सही हो जाऊं। एक और रूब्रिक है टॉर्पर, हिलने डुलने की भी शक्ति ना रहना। इस महिला को शरीर में इतनी कमजोरी महसूस हो रही है कि उसमें बिस्तर में भी बैठा नहीं जा रहा है, बैठने तक की भी ताकत नहीं बची है, हमेशा लेटे रहना पड़ता है। टॉर्पर माने जैसे ऐसे, इसको टॉर्पर बोलते हैं। डेल्यूजन पुअर ही इज, मतलब कि उसमें किसी चीज की कमी महसूस होती है। ये महिला टांग कटने को बहुत बड़ी कमी मान रही है, मतलब कि उसमें किसी चीज की कमी है। ये महिला टांग कटने को बहुत बड़ी कमी नहीं मान रही है। पूरे केस में तो टांग की बात एक बार भी नहीं करती है, बल्कि एक ही बात करती है कि उसमें उठने बैठने की ताकत नहीं है, कुछ काम वगैरह नहीं कर पा रही है। यानी जो इसको शक्ति गई है, इसकी सामर्थ्य गया है, वो इसकी पॉवर्टी है। तो इन सारे रूब्रिकों का अलग अलग व्याख्या करने का मैंने प्रयास तो किया कि अलग अलग समझाऊं, पर अलग अलग नहीं समझाए जा सकते, क्योंकि इनकी भावना तो एक ही है।
परंतु ये सारे रुब्रिकों की अगर सम्मिलित भाव एक दो वाक्यों में झलक जाता है, जैसे वह बहुत कमजोर है, चल फिर नहीं पा रही है और जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती है, ये 3 सेंटेंस का टोटल केस है। तो इसी में सारे रुब्रिक हैं, पुअर है, कैरी शोल्डर है। तो इसके बाद इसने 26 मई 2021 को फोन किया, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया, यानी ये सेकंड केस है, बीच में ये मेरे से कांटेक्ट में नहीं रहे। कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, अब उसके हाव भाव में पुनः स्ट्रामोनियम दिया गया है। ये केस मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, इस केस का नाम सेकंड पार्ट है इसी का, जिसने तुरंत ही उसको आराम आ गया और जख्म भरने की प्रक्रिया पुनः चालू हो गई। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पूरे केस में रोगी का व्यक्तित्व स्ट्रामोनियम का ही था, परंतु बीच में कब्ज होने के कारण उसको कैलकेरिया कार्ब भी खिलानी पड़ी थी। हमारी होम्योपैथिक पुस्तकों में इंटरकरंट रेमेडी का जिक्र किया गया है। यह केस उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस केस में कैलकेरिया का चुनाव रोगी की वर्तमान लक्षणों के आधार पर किया गया था। उस समय अगर कैलकेरिया कार्ब नहीं दी जाती तो केस और आगे ठीक नहीं हो सकता था। कैलकेरिया से जितनी भी हीलिंग हो सकती थी वो होने के बाद जब हीलिंग प्रोसेस रुक गई और पेट दर्द के रूप में नए लक्षण उत्पन्न हुए तो फिर पुनः स्ट्रामोनियम के लक्षण वापस आ गए। तो स्ट्रामोनियम देने से रोगी का न केवल वर्तमान पेट दर्द ठीक हुआ बल्कि पुनः हीलिंग प्रोसेस भी चालू हो गई। तो टांग का जख्म जो आगे भरना बंद हो गया था वो भी पुनः भरना चालू हो गया, जबकि रोगी ने जख्म की कोई बात नहीं करी थी, उसने सिर्फ पेट दर्द के लिए दवाई ली है इस वक्त। परंतु हमारी जो होम्योपैथिक पुस्तकों में इंटरकरंट रेमेडी का चुनाव लक्षणों के आधार पर नहीं किया जाता, उसके लिए अलग इंडिकेशन, अलग गाइडलाइन दी गई है। क्या गाइडलाइन है कि बल्कि अन्य आधार पर किया जाता है, जैसे पुराने होने वाले रोगों के आधार पर किया जाता है, मयाजम के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर गोनोरिया की हिस्ट्री आपको मिल गई तो मेडोराइनम दे दो, इंटरकरंट रेमेडी। सिफिलिस की मिल गई तो सिफिलाइनम दे दो, और ट्यूबरकुलोसिस की मिल गई तो ट्यूबरकुलाइनम दे दो। इसी तरह अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग दवाई दी जाती है, चाहे इन दवाइयों के सो कॉल्ड इंटरकरंट रेमेडीज के लक्षण उस समय रोगी में नहीं है तब भी नहीं दिया, फिर भी हम कहते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। होम्योपैथिक का तो प्रिंसिपल ये कि सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटा। अगर आपकी दवाई के लक्षण, दवाई की जो नेचर उस पेशेंट की वर्तमान नेचर से नहीं मिल रही तो आपकी दवाई काम नहीं करेगी। ये आपका अपना सेटिस्फेक्शन है कि मैंने ये इंटरकरेंट दवाई दी है और इसको ऑब्स्टेकल टू क्योर हटाया है। ये ऑब्स्टेकल टू क्योर नहीं था जो आपने हटाया है। ऑब्स्टेकल टू क्योर और बहुत सारे होते हैं, जिनमें बहुत सारे स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत सारे अपने कर्मों के कारण होते हैं, बहुत सारे एटमॉस्फेयर के कारण होते हैं, बहुत सारे आपके हालात के कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑब्स्टेकल टू क्योर होते हैं, ये क्योर ऑब्स्टेकल नहीं होता। ये वाले ऑब्स्टेकल टू क्योर तो आपके सिमिलिगम से हट जाते हैं। तो इन आधार पर इंटरकरंट रेमेडी देना कोई होम्योपैथी करना नहीं है। तो कोई फ्लेक्सिबल आर्गूमेंट, फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट में नहीं देता हूँ, बहुत रिजिड स्टेटमेंट देता हूँ। तो इसी प्रकार अलग अलग मायजम के आधार पर अलग अलग एंटी माइजमेटिक दवाइयाँ इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में ऑब्स्टेकल टू क्योर को हटाने के नाम पर इनका यूज किया जाता है, जबकि अनेकों उनको प्रयोग करने के कोई भी लक्षण होते नहीं हैं। ये पूरी तरह से गलत तरीका है। इंटरकरेंट रेमेडी का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से गलत है। दोबारा सुन लें ध्यान से, झटका लगेगा। इंटरकरंट रेमेडी का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से गलत है। कोई इंटरकरंट नहीं होती है, कोई फॉलो वेल नहीं होती है, कोई इनिमिकल नहीं होती है। ये जितने भी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी बना रखे हैं
इनकी तरफ ध्यान देने की आपको जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल एक बात की है कि जो रोगी की स्थिति में लगातार अगर सुधार होना बंद हो गया है तो उस वक्त जो सिम्टम है उस आधार पे जो दवाई बनेगी वो आप देनी है, चाहे वो फॉलोवेल है, चाहे एनिमिकल है, चाहे एंटीडोट है, चाहे इंटरकरंट। नाम से कुछ नहीं होने वाला। नाम गधे को घोड़ा कहने से घोड़ा गधा नहीं बन जाता है, ना गधा घोड़ा बनता है। तो इस तरह के लेबल लगाना हमारी अपनी नासमझी का कारण है। रोगी के लिए सही सिमुलेशन का चुनाव करने का केवल एकमात्र आधार रोगी की वर्तमान मानसिक अवस्था होती है। जब पहला प्रिस्क्रिप्शन काम करना बंद कर दे और किसी नई दवाई के लक्षण प्रकट हो जाएं और ऐसे नए कारण स्वतः ही ना हट रहे हों तो जो भी औषधि उन लक्षणों के आधार पर इंडिकेटेड हो वो रोगी को दे देनी चाहिए। और जब यह औषधि काम करना बंद कर दे, अगर लक्षण इसी औषधि के हों तो इसकी पुरानी पोटेंसी ही दोबारा देनी चाहिए। जब तक एक पोटेंसी काम करती रहे तब तक उसको नियमानुसार अनेकों बार प्रयोग किया जाना चाहिए, चाहे एक ही पोटेंसी को 10 बार रिपीट करना पड़े सिम्टम के आधार पर, तब उसको कर सकते हैं, हैफेजर्डली नहीं। परंतु जब ये पोटेंसी काम करना बंद कर दे और लक्षण अभी भी उसी दवाई के हों तब पोटेंसी बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर नए लक्षण आ जाए, परंतु अगर पहली वाली दवाई की क्रिया बंद होने पर किसी नई औषधि के लक्षण आ गए हों तो फिर उस नई औषधि को देना चाहिए। हो सकता है कि इस औषधि के बाद किसी नई औषधि के लक्षण प्रकट हो जाएं अथवा पुनः पहली वाली दवाई के लक्षण ही प्रकट हो जाएं, जैसा इस केस में हुआ है। जिस भी दवाई के लक्षण प्रकट हो उसी दवाई को देना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। होम्योपैथी जो होती है वो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पे होती है। अगर आप ये देखोगे एनिमिकल, एंटीडोट, फलाना ढिमका, माइजम, मोडेलिटी, जनरल, ये तो कौन सा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल है? ये तो कॉम्प्लिकेटेड हैं सारे, जो किसी को भी समझ नहीं आते हैं। दवाई इंडिविजुअलाइजेशन करके पेशेंट को देनी चाहिए, ये आसानी से समझ आने वाला है। तो रहनुमान साहब ने इसी की बात करी है। तो इसका मतलब है कि होम्योपैथी की दवाई का चुनाव करने के लिए वर्तमान लक्षणों के अतिरिक्त अन्य कोई भी तरीका सही नहीं है। इंटरकरंट रेमेडी, फॉलोज वेल आफ्टर, फॉलोज वेल बिफोर, एंटीडोट, इनिमिकल आदि आदि के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत हैं। जो भी दवाई वर्तमान लक्षणों के आधार पर चुनी गई है केवल वो ही दवाई देनी चाहिए, चाहे वह पहली दवाई की एंटीडोट या इनिमिकल ही क्यों ना हो। हमें औषधियों के आपसी संबंध के झूठे पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। होम्योपैथी प्रकृति के शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें ऐसी मानव निर्मित अवधारणाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स की गुंजाइश होम्योपैथी में नहीं होती है। ये एब्सोल्यूट साइंस है जो यूनिवर्सल लॉज पे बेस्ड है। तो ये अपने दिमाग से जो एनालिसिस करा है उस किस्म के पचड़ों को होम्योपैथी में घुसेड़ना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। इससे मरीज सही होंगे नहीं, होम्योपैथी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगी, इलाज होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली होम्योपैथी खत्म हो जाएगी। तो ये आप खुद ही होम्योपैथी के डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहे हैं। तो बुद्धि को खुला रखें, नए कॉन्सेप्ट को जो सही हैं उनको स्वीकार करने की खुले मन से शक्ति आप में होनी चाहिए, तब आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। धन्यवाद।